नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में हमने पिछले क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में बात की थी। तो दोस्तों यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी थी, गुर्जर प्रतिहार को हम पढ़ चुके थे, एक पार्ट हमारा हो गया। आज इस दूसरे पार्ट में हम इस टॉपिक को पूरा समाप्त कर लेंगे। दोस्तों आइएगा बात करते हैं कौन सी चीज़ें हमारी रह गई हैं, कौन कौन से जो मुख्य इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हमें देखने हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भीनमाल, अवंती और कन्नौज के प्रतिहारों के विषय में। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि भीनमाल या जालोर शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है, तो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक क्वेश्चन आता ही आता है। छोटा सा टॉपिक है, आप आगे मेवाड़ को पढ़ेंगे या किसी अन्य वंश को पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने के बाद में भी आपको एक प्रश्न मिलता है, लेकिन ये कंटेंट बिल्कुल छोटा सा है और यहाँ से डेफिनेट एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान देते हुए पढ़िएगा एक एक चीज़ को, और इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसी मैटर में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो भीनमाल या जालोर शाखा के संस्थापक की बात करें तो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। और प्रश्न भी इस प्रकार से आता है कि भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है, या तो इस तरह के आते हैं, या फिर यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं उपनाम से संबंधित, किसी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो भीनमाल की ये जो शाखा है वो रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहलाती है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए रघुवंशी प्रतिहार शाखा हम किसे कहते हैं, तो भीनमाल की जो शाखा है उसे ही हम प्रतिहार शाखा के नाम से जानते हैं। प्रमुख शासकों में अभी हमने बात भी की थी कि संस्थापक भी हमने कौन सा पढ़ा था, नागभट्ट प्रथम को ही पढ़ा था। 730 से 760 ईस्वी तक का जो है इनका समय अपने मानते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जालोर के गुर्जर प्रतिहारों का अगर आपसे पूछा जाए भी संस्थापक कौन है, तो जालोर के गुर्जर प्रतिहारों का जो संस्थापक है वो हम किसे मानेंगे, नागभट्ट प्रथम को मानते हैं। किसको मानेंगे, नागभट्ट प्रथम को। प्रश्न आपसे पूछा जाए जालोर के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक कौन है, तो हमारा आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। उसके बाद में आगे हम बात करें तो दोस्तों इसे और क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नागावलोक किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए भी नागावलोक किसे कहा जाता है, तो नागावलोक जो है वो नागभट्ट प्रथम का ही नाम है। प्रथम का ही नाम क्या है, नागभट्ट का ही नाम अपने क्या मानते हैं, नागावलोक। और इसके दरबार को नागावलोक दरबार के नाम से जाना जाता था। इसी के दरबार को हम क्या कहते थे, नागावलोक दरबार। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भी नागावलोक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम ही है। और नागावलोक दरबार किसके दरबार को कहते थे, तो नागभट्ट के ही दरबार को कहा जाता था। नागभट्ट ने क्या किया, चावड़ों से, कौन से शासकों से, चावड़ शासकों से भीनमाल को छीना और उसे अपनी राजधानी बनाया। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि भीनमाल को किसने अपनी राजधानी बनाया था, तो आपका आंसर क्या होगा, नागभट्ट प्रथम। डेफिनेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। नागभट्ट ने इसके बाद में देखिएगा आबू, जालोर और आदि स्थानों को विजित किया और उज्जैन या अवंतिका को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो दो राजधानियां हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसकी, एक तो भीनमाल और दूसरी कौन सी है, उज्जैन। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भीनमाल को प्रथम राजधानी किसने बनाया, नागभट्ट प्रथम ने। दूसरी राजधानी उज्जैन को किसने बनाया, तो नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। अब इसके उपनाम की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। नारायण की मूर्ति का प्रतीक किसे कहा गया, नागभट्ट प्रथम को। राम का प्रतिहार, राम का प्रतिहार यानी राम का रक्षक अपने कह सकते हैं, द्वारपाल कह सकते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण, इंद्र के दंभ का नाशक, ये सारी की सारी उपाधियाँ किसको दी गई हैं, ये सारी की सारी उपाधियाँ नागभट्ट प्रथम को दी जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है।
इसके समय देखिएगा दोस्तों, सभी राजपूत वंश, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। तो देखिएगा क्या कहें, नागभट्ट प्रथम के समय जो भी राजपूत वंश है, जैसे कि गोहिल है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, चंदेल है, चालुक्य है, ये सारे सामंत के रूप में कार्य किया करते थे। तो आप देख सकते हैं इनका जो साम्राज्य रहा होगा वो कितना शक्तिशाली रहा होगा। ये सारे तो इनके सामंत के रूप में कार्य किया करते थे। अब अगर आपसे पूछा जाए भी प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ये लाइन टू लाइन फैक्ट है, इनको इसी तरह से याद रखिएगा कि प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हम किसको कहते हैं। तो वास्तविक संस्थापक हम किसको कहते हैं, नागभट्ट प्रथम को। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख आपको याद होगा किसका था, पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय के हमें ऐहोल अभिलेख जो है उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें ग्वालियर अभिलेख की, तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छ यानी अरबी सेना को पराजित किया था। मलेच्छों के साथ में यानी अरबी सेनाओं के साथ में भी इनका युद्ध हुआ था और उनको पराजित करने का काम इनके द्वारा किया गया था। नागभट्ट प्रथम ने ही राष्ट्रकूट वंश, उसी के समकालीन था, राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग को हिरण्य गर्भदान यज्ञ करने के लिए उज्जैन आमंत्रित किया था। अगर आपसे पूछा जाए हिरण्य गर्भदान ये क्या होता है, ये कौन सा यज्ञ होता है, तो ये पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तब हिरण्य गर्भधान यज्ञ को किया जाता है। तो इसको करने के लिए राष्ट्रकूट वंश के दंतिदुर्ग को यहाँ पर आमंत्रित उज्जैन में किया गया था दोस्तों। नागभट्ट प्रथम के काल में राष्ट्रकूट वंश से इसका संघर्ष रहा। ये आगे भी चलता रहेगा दोस्तों। नागभट्ट प्रथम के काल में राष्ट्रकूट वंश का संघर्ष रहा, ये कोई विशेष बात तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के शासक दंतिदुर्ग, अभी हमने पीछे बात भी की है ना, दंतिदुर्ग को यहाँ पर बुलाया भी गया था। तो दंतिदुर्ग क्या करता है, अपनी बहन भूमिका देवी का विवाह जो है वो कुकुस्त के साथ करके इस संघर्ष को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो संघर्ष शुरू होता है राष्ट्रकूट वंश का, यहाँ एक बार तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो शासक बनता है वो कुकुक या कुक जो है वो शासक बनता है दोस्तों। नागभट्ट के बाद उसका भाई था तेजवर्धन। नागभट्ट के बाद में उसके भाई तेजवर्धन से गोद लिया हुआ पुत्र था कुकुक। और देखिएगा दोस्तों वो उत्तराधिकारी बनता है। हिरण्य गर्भधान यज्ञ भी किया गया था, पीछे हमने पढ़ा। तो नागभट्ट के कोई संतान न होने के कारण हम ऐसा कह सकते हैं, जो जानकारी प्राप्त होती है, कि उसने अपने भाई तेजवर्धन का एक पुत्र था कुकुक, उसको उत्तराधिकारी बना करके जाता है, उसी को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। और यही कुकुक जो है वो मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना भी करवाता है, और साथ ही साथ उसके नीचे एक विष्णु मंदिर भी बनवाया। अगर आपसे पूछा जाए मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई, तो कुकुक ने या कुक ने इसकी स्थापना करवाई थी दोस्तों। ये राजपूताना का दूसरा प्राचीन स्तंभ विजय स्तंभ माना जाता है। चित्तौड़ में भी अपने विजय स्तंभ देखते हैं। तो एक तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए विजय स्तंभ की बात करें तो सबसे पुराना राजस्थान का जो विजय स्तंभ है वो समुद्रगुप्त वाला है। कौन सा है, समुद्रगुप्त वाला है, जो कि भरतपुर में है। उसके बाद में जो बना हुआ दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है वो किसका माना जाता है, कुकुक का ही माना जाता है, जिसे इसने मंडोर के अंदर बनवाया था दोस्तों। कुकुक के बाद में देवराज प्रतिहारों का शासक बनता है, इसे अवंती का शासक भी कहा जाता है दोस्तों। कुकुक के बाद कौन बना, देवराज प्रतिहारों का शासक बनता है, जिसे अवंती का शासक भी कहते हैं। उसके बाद में कोई महत्वपूर्ण शासक अगर आता है तो वो हमारा आता है वत्सराज। 783 से 795 ईस्वी तक का समय इसका माना जाता है। ये वत्सराज जो था वो देवराज का पुत्र था। कुकुक के बाद में कौन बना, देवराज। देवराज
को अवंती का शासक है, उज्जैन का शासक हम कहते हैं, उसका जो पुत्र था वत्सराज वो यहाँ पर शासक बनता है और वो काफ़ी प्रतापी शासक भी हुआ करता था। इसे रणहस्तिन की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई? रणहस्तिन, यानी रण में जो हाथी के समान हो, युद्ध में जो हाथी के समान हो, यानी उसके आसपास कोई ठहर नहीं पाता है। कन्नौज के राजा इंद्रायुध को भी इसके द्वारा पराजित किया गया था। एक बंडी शासक था, उसको भी हराया गया था वत्सराज के द्वारा। हालांकि यहाँ से प्रश्न आने की इतनी संभावना नहीं है। ये जरूर पूछा जा सकता है कि रणहस्तिन या युद्ध का हाथी किसे कहा गया, तो आपको याद होना चाहिए वत्सराज को। युद्ध इसमें कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पूछा जा सकता है प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक हम किसको कहते हैं। ये डायरेक्ट लाइनें हैं, आप इनको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। कोई वास्तविक शासक हो गया, कोई नींव डालने वाला, कोई मूल पुरुष हो गया, इस तरह के प्रश्न आने की संभावना भी रहती है। इसके शासनकाल में ही कन्नौज के लिए एक त्रिदलीय संघर्ष हुआ था। त्रिदलीय संघर्ष यहाँ पर हुआ था, क्या है वो आगे भी देखेंगे अपने। तो इन्होंने कौन से धर्म को संरक्षण दिया? भागवत धर्म को वत्सराज के द्वारा संरक्षण दिया गया। इसीलिए वत्सराज को एक ब्राह्मण जिसका नाम था दुग्गिल जयवराह की उपाधि देते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन गया आपका वो कौन सा रह गया? जयवराह। जयवराह की उपाधि किसे दी गई है? वत्सराज को। प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला कौन है? वत्सराज है। रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी कौन सा है? यही है। किसके शासनकाल में त्रिदलीय संघर्ष हुआ? तो यही हुआ। तो ये 4 प्रश्न हमें यहाँ से अच्छे से याद रखने हैं इस पेज से। नंबर 1 कि युद्ध का हाथी किसे कहा गया है? वत्सराज को। प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक वत्सराज है। और जयवराह की उपाधि किसको दी गई है? वत्सराज को। और त्रिदलीय संघर्ष जो है वो किसके समय हुआ? तो वो वत्सराज के समय हुआ था दोस्तों। वत्सराज ने भीनमाल में राजसूय यज्ञ कराया और 1000 ब्राह्मणों को जयवराह नामक उपाधि अंकित करवा के चांदी की मुद्राएं भी प्रदान की थी दोस्तों। तो वत्सराज को उपाधि थी जयवराह, उसने उसको चांदी के सिक्कों पर प्रिंट करवाया और उसने राजसूय जो यज्ञ होता है वो करवा करके 1000 ब्राह्मणों को दान में देने का कार्य किया था दोस्तों। वत्सराज के काल में एक अभिलेख काव्य लिखा गया जिसका नाम है वली प्रबंध। कौन सा काव्य लिखा गया दोस्तों? वली प्रबंध लिखा गया। इसी अभिलेख काव्य से जो हमें जानकारी मिलती है, सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है, स्वयंवर प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है और नियोग प्रथा के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। 3 मुख्य चीज़ें हैं जिनके पता हमें या जिसकी जानकारी हमें वली प्रबंध से चलती है। और वली प्रबंध किसके काल में लिखाया गया? वत्सराज के ही काल में लिखवाया गया था दोस्तों। वत्सराज के समय 778 ईस्वी में उद्योत्तर सूर्य ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुवलयमाला। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य से आपका संपर्क रहा हो तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको ये नाम मिल जाएगा। 778 ईस्वी में उद्योत्तर सूर्य ने लिखा था कुवलयमाला ग्रंथ और जिनसेन सूर्य ने लिखी थी हरिवंश पुराण। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2 तरह से हैं। एक तो कुवलयमाला ग्रंथ किसका है? उद्योतन सूर्य का है। और हरिवंश पुराण किसकी है? जिनसेन सूर्य की है। सन शायद वो न पूछे, लेकिन किसके काल का है ये पूछा जा सकता है। तो किसके काल के हैं? वत्सराज के एक समय में ये लिखे गए थे दोस्तों। वत्सराज कौन से मत का अनुयायी था? तो वत्सराज जो था वो शैव मत का अनुयायी हुआ करता था। इसने ओसिया जोधपुर में एक सरोवर और महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण भी करवाने का कार्य किया था दोस्तों, जो उसके मुख्य कार्यों में आता है। ये अपने पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, इसके समय की जो इम्पोर्टेंट बात है त्रिदलीय संघर्ष, उसको अगर हम बात करें तो वत्सराज के समय कन्नौज जो था उत्तरी भारत का एक मुख्य केंद्र बनता जा रहा था। तो इसी को लेकर के कन्नौज पर पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों का कंपटीशन चला, एक संघर्ष चला जिसे अपने त्रिदलीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो त्रिदलीय संघर्ष किस पर अधिकार को लेकर के हुआ था? कन्नौज पर। कभी कोई कर लेगा, कभी कोई कर लेगा दोस्तों। कन्नौज को लेकर इन तीनों राजवंशों में जो संघर्ष हुआ उसे ही त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो शासक बना
वो शासक बना नागभट्ट द्वितीय। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। वत्सराज और रानी सुंदरी देवी का ये पुत्र था। 806 से लेकर के 808 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय से इसका युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय हार जाता है दोस्तों। तो इनने जो राष्ट्रकूट वंश से संघर्ष चल रहा था, इनका चलता ही जा रहा था। तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था गोविंद तृतीय, जिससे इसका संघर्ष होता है, लेकिन नागभट्ट द्वितीय जो है वो इसमें हार जाता है दोस्तों। बाद में गोविंद तृतीय जब वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, गोविंद तृतीय क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, साथ ही साथ घरेलू समस्याओं में उलझ जाता है। तो मौके का लाभ उठाते हुए कन्नौज के शासक चक्रायुध को ये क्या करता है, नागभट्ट द्वितीय पराजित कर लेता है और कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बना लेता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नागभट्ट के शासनकाल में ही कन्नौज की जो शाखा है प्रतिहारों की, कन्नौज की शाखा का आरंभ होता है दोस्तों। तो चक्रायुध, यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं, कन्नौज शाखा का आरंभ अगर हम बात करें तो नागभट्ट द्वितीय के समय से ही माना जाता है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, चक्रायुध को भगा दिया था। तो चक्रायुध किसका आश्रित था, धर्मपाल का, इसलिए धर्मपाल नागभट्ट द्वितीय पर फिर से आक्रमण कर देता है दोस्तों। और इन दोनों के मध्य एक मुंडोर नामक स्थान है जहाँ पर युद्ध भी होता है। यहाँ पर कहाँ युद्ध हुआ, मुंडोर युद्ध हुआ, जिसमें नागभट्ट द्वितीय जो है वो जीत जाता है दोस्तों। और उसके बाद में वो उपाधियाँ धारण करता है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। तो यहाँ आपको याद क्या करना है, ये उपाधियाँ किसको दी गई हैं, ये तो हमें याद रह जाता है कि नागभट्ट को, लेकिन कौन से नागभट्ट को, नागभट्ट सेकंड को। ये अच्छे से डिफाइन कर लेना, इनको अच्छे से लिख के याद कर लेना, तभी ये चीज़ें याद रह पाएगी दोस्तों। और उसने खूब अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने मध्य प्रदेश, मालवा, उत्तरी काठियावाड़, किरात, वत्स, कौशाम्बी, ऐसे बहुत सारे प्रदेशों के अंदर मुस्लिम आक्रांता थे, तुर्क जिनको कहते थे, उन्होंने आक्रमण किया और उनको पराजित करने का कार्य भी किया था दोस्तों। इसके समय प्रतिहार राज्य उत्तरी भारत में शक्तिशाली राज्य बन चुका था। किसके समय, नागभट्ट द्वितीय के समय। 23 अगस्त 833 के अंदर ये गंगा समाधि ले लेता है। क्या किया इसने, गंगा समाधि ले ली, जिसकी जानकारी हमें चंद्रप्रभ सूर्य के प्रभावक चरित्र में मिलती है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, प्रभावक चरित्र किसकी रचना है, चंद्रप्रभ सूर्य की। और इससे जो हमें जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है, नागभट्ट द्वितीय की मिलती है। और नागभट्ट द्वितीय की क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने गंगा के अंदर समाधि ली थी दोस्तों। नागभट्ट द्वितीय ने बुचकेला, जोधपुर में एक विष्णु और एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये वर्तमान में शिव पार्वती के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार के अब दो खंडर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के ही रह गए हैं अब तो। उसके बाद में जो शासक बना वो शासक बनता है रामभद्र। 833 से 836 तक का छोटा सा समय है। रामभद्र के बाद उसका पुत्र, किसका, नागभट्ट द्वितीय का पुत्र जो है वो शासक बनता है प्रतिहारों का। ये पालों के विरुद्ध हार जाता है, पालों से इनका संघर्ष होता है दोस्तों। फिर आता है मिहिर भोज, सबसे लंबा समय भी कह सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम भी हम इसका कह सकते हैं, क्योंकि इसके समय में काफ़ी काम हुआ था। ये रामभद्र का पुत्र था। मिहिर भोज प्रथम किसका पुत्र था, रामभद्र का पुत्र था। और मिहिर भोज की माता का जो नाम था वो था अप्पा देवी। ये कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, अप्पा देवी। इसकी माता का नाम क्या था, अप्पा देवी था। इसे प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है। ये जो मिहिर भोज है वो अपने पिता रामभद्र की हत्या करके शासक बनता है, इसलिए प्रतिहारों में पितृहंता इसे ही कहा जाता है। जैसे उदा और कुंभा की कहानी है, वैसे ही यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। तो मिहिर भोज के समय प्रतिहारों की शक्ति की बात करें तो चरम शक्ति इसी के समय थी, काफ़ी विकास हुआ। उत्तरी भारत में यह उस समय का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक हुआ करता था। यानी अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी भारत में कब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासनकाल रहा, तो मिहिर भोज प्रथम के काल में रहा था। इसलिए मिहिर भोज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है।
अगर आप मिहिर भोज शब्द की बात करें, इस शब्द का अर्थ क्या है, तो मिहिर भोज शब्द का अर्थ होता है सूर्य। तो ये सूर्य का प्रतीक माना गया है। इसने कौन से धर्म को संरक्षण दिया, तो वैष्णव धर्म को का अनुयायी था, उसी का संरक्षण इन्होंने दिया। ये विष्णु का उपासक था, इसलिए इसने आदि वराह की उपाधि धारण की। ये बहुत आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, ये उपाधियाँ बहुत ज़्यादा हैं इसलिए कंफ्यूज भी होती है, लेकिन आप इनको अच्छे से याद करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट वहाँ पर मिलने वाला है। तो आदिवरा ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। प्रभास पाटन, ये जो उपाधि है वो दौलतपुर अभिलेख में हमें प्राप्त होती है, जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो मिहिर भोज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिहिर भोज शब्द के अगर हम अर्थ की बात करें तो भी हमने देखा था, मिहिर भोज शब्द जो है वो सूर्य का प्रतीक माना गया है दोस्तों। एक अरब आक्रमणकारी था जुनैद खां, कहते हैं जुनैद खां ने अरब आक्रमणकारी था, उसने मुहर्रम पर ताजिए निकाले। तो इन ताजियों को मिहिर भोज ने कहते हैं कि अपनी तलवार से काटकर ज़मीन में दबा दिया और जुनैद खां था उसको अपने स्थान पर वापस भेजने के लिए मजबूर कर दिया था दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखें तो मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश का कट्टर इस्लाम विरोधी अपने कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस्लाम विरोधी शासक कौन सा आया है, तो इस्लाम विरोधी शासक हम किसको कह सकते हैं, मिहिर भोज को कह सकते हैं। और शायद इस तरह के कार्य किसी ने किए हो, जैसे हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, तो ये वो शासक था जिसने मुसलमानों को हिंदू बना दिया था दोस्तों। अरब यात्री सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र और इस्लाम का शत्रु कहा है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे इस्लाम का शत्रु कहा जाता है, इस्लाम की दीवार कहा गया है और हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा। किसने कहा था, अरब यात्री जो सुलेमान आया था उसके द्वारा ये कहा गया था दोस्तों। इसने कृष्ण तृतीय जो कि मालवा का शासक था उससे मालवा को छीन लिया। पाल वंश के देवपाल और विग्रहपाल और राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय को अंतिम रूप से इसने पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया दोस्तों। इसकी जो जानकारी है वो हमें ग्वालियर अभिलेख और सुलेमान के जो यात्रा वृत्तांत है वहाँ से भी हमें प्राप्त होती है। अब इसके साम्राज्य की बात करें तो हिमालय की तराई से लेकर के दक्षिण में बुंदेलखंड तक और पश्चिम में राजपुताने के मरु प्रदेश से लेकर के पाल साम्राज्य की सीमा तक था। तो बहुत ही फैला हुआ साम्राज्य था इसका, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य यहाँ तक था दोस्तों, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ आप इससे अंदाज़ा इसकी जो मुख्य है भूमिका उससे लगा सकते हैं। और ये हिंदू का प्रतीक है और मुस्लिम विरोधी था ये यहाँ पर एक थोड़ी सी अलग बात आ जाती है दोस्तों, है ना। इनकी मूर्ति है। इसके बाद में दोस्तों इसी के समय के चांदी और तांबे के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, जिस पर श्रीमद मादी वाह लिखा हुआ प्राप्त होता है दोस्तों। क्या लिखा हुआ प्राप्त होता है हमें, श्रीमद आदिवराह, श्रीमद आदिवराह कर लेना इसको, आदिवराह। क्या कहा गया है, श्रीमद आदिवराह लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है दोस्तों। फिर हम बात करें बगरमा लेख। उत्तर प्रदेश में इसे संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला भी कहा गया है। किसको कहा गया है, तो ये याद रखिएगा मिहिर भोज को कहा गया है दोस्तों। किसको कहा गया है, मिहिर भोज को कहा गया है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, हम बात करें महेंद्र पाल प्रथम की, तो 885 से लेकर के 910 तक का जो टाइम है वो किसका माना जाता है, महेंद्र पाल प्रथम का समय स्वीकार किया जाता है। तो इसे निर्भय नरेश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, निर्भय नरेश के नाम से जानते हैं। इसके दरबारी साहित्यकार और गुरु कौन थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके दरबारी साहित्यकार और गुरु की बात करें तो राजशेखर है, और राजशेखर अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्यकार माना जाता है। और ये वो साहित्यकार है जिसने देखिएगा रचना की थी कर्पूर मंजरी की। किसकी रचना की इसने, देखिएगा इसने रचना की कर्पूर मंजरी की, इसने रचना की काव्य मीमांसा की, इसने रचना की बाल रामायण की, बाल भारत की और हर विलास की रचना इसने की थी।
तो अच्छे से याद कर लेना, राजशेखर किसके समय रहा? महेंद्रपाल प्रथम के समय रहा था। मुख्य रूप से हम बात करें, महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महेशपाल और महेंद्रायुध भी कहा जाता है। इतनी सारी उपाधियां इसकी है दोस्तों। इसने परम भट्टारक, परम भागवत, परमेश्वर इन उपाधियों को भी धारण किया था। तो उपाधियां बहुत सारी हैं, पीछे भी आई हैं, आगे भी आती रहेंगी। महेंद्रपाल के बाद में उसका जो पुत्र है भोज द्वितीय शासक बनता है, लेकिन जो उसका सौतेला भाई है महिपाल प्रथम, वो उससे उसका राज्य छीन लेता है दोस्तों। उसका जो समय है महिपाल प्रथम का 914 से 943 तक अपने मानते हैं। महेंद्रपाल प्रथम के पश्चात उसका पुत्र भोज जो है वो शासक बनता है। भोज कौन सा? भोज द्वितीय है, ये भोज द्वितीय है, ये शासक बनता है दोस्तों। राजशेखर महिपाल प्रथम को आर्यवर्त का महाराजाधिराज, रघुकुल मुक्तामणि और रघुकुल मुकुटमणि कहते हैं। ये उपाधियां हालांकि पहले भी आ चुकी है। रघुकुल चूड़ामणि की बात करें तो महेंद्रपाल प्रथम को कहा गया, रघुकुल मुकुटमणि की बात करें तो महिपाल प्रथम को कहा गया दोस्तों। महिपाल को विनायक पाल, हेरम्ब पाल, तो पाल पाल यहाँ भी है और पाल इसके नाम में भी है, तो इस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके समय राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय, राष्ट्रकूट वंश के इंद्र तृतीय कनौज पर आक्रमण करता है और फिर से अधिकार कर लेता है दोस्तों। महिपाल पराजित होने के बाद में वहाँ से भाग जाता है। राष्ट्रकूटों के वापस चले जाते ही चंदेल शासक हर्ष की सहायता से ये पुनः उस पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। तो राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था इंद्र तृतीय, वो कनौज पर आक्रमण करके अधिकार कर लेता है। महिपाल प्रथम जो है राष्ट्रकूटों से हार गया, इसलिए कनौज से भाग जाता है। लेकिन मौका मिलते जैसे ही राष्ट्रकूट वहाँ से वापस जाते हैं तो हर्ष की सहायता से पुनः कनौज पर आक्रमण करके अधिकार कर लेता है दोस्तों। लेकिन हम कहें महिपाल प्रथम का जो समय है वो एक ऐसा समय है जिसके समय प्रतिहारों का पतन शुरू हो जाता है। महिपाल के समय ही अरबी यात्री था अल-मसूदी, जो कि भारत आया था। ये अल-मसूदी जो था वो बगदाद का निवासी था दोस्तों। फिर आता है महेंद्रपाल द्वितीय, 945 ईस्वी का समय इसका मानते हैं, जो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। कुछ और बातें हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये जो शासन काल है वो अंत की ओर है। प्रतिहार शासक राज्यपाल के समय महमूद गजनवी कन्नौज पर 1018 ईस्वी में क्या करता है? आक्रमण करता है दोस्तों। किसके समय? राज्यपाल के समय दोस्तों। तो दोस्तों महेंद्रपाल द्वितीय इससे पहले थे। अगर हम उनकी बात करें तो महेंद्रपाल के बाद में जो शासक बनता है देवपाल, और देवपाल ऐसा शासक था जिसके समय चंदेल अपना स्वतंत्र राज्य बना लेते हैं। और विजयपाल आता है, उसके समय गुजरात में चालुक्य राजा भी अपने आप को स्वतंत्र बना लेते हैं। तो इस समय चंदेल और चालुक्य स्वतंत्र हो चुके थे दोस्तों। तो प्रतिहार शासक उसके बाद में जो राज्यपाल आता है इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल यानी इसे अपने राजपाल भी कहते हैं। इसके समय में महमूद गजनवी जो है 1018 ईस्वी में आक्रमण करता है, लेकिन जिससे डर करके ये जो राज्यपाल है, राजपाल है, वो भाग जाता है, वहाँ से कनौज छोड़ करके भाग जाता है। और इसकी कायरता के कारण ही भारतीय राजा जो है संघ बना करके इसे मार डालते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो शासक बनता है वो त्रिलोचन पाल बनता है, जो 1019 में महमूद गजनवी को पराजित करता है दोस्तों। सॉरी, इसे भी महमूद गजनवी क्या कर देता है? पराजित कर देता है, जिसे महमूद गजनवी ने पराजित किया। इसको थोड़ा सही कर लेना, जिसे 1019 में महमूद गजनवी ने पराजित किया। अंतिम प्रतिहार शासक की अगर हम बात करें तो अंतिम प्रतिहार शासक कौन सा आता है? अंतिम प्रतिहार शासक आता है यशपाल। 1036 ईस्वी का समय था इसका। 11वीं शताब्दी तक आते आते कनौज पर गहड़वाल वंश का अधिकार हो जाता है और 1093 तक इस प्रकार से आते आते प्रतिहारों के साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट था हमारा, जो टॉपिक था गुर्जर प्रतिहार, वो है समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सच में आपको अच्छी लगी वीडियो, कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।